हेलो डियर, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया हैं। बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। और एक बहुत सीधी सी बात, देखिए, हम शुरू करेंगे आज की क्लास, लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा। मैं ये आपको बताना चाहूंगा बेटा कि हम जिस काम को मन से नहीं करते ना, वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई कहे किसी काम को करने के लिए जिसमें आपका मन नहीं है, तो आप उस काम को कर तो देंगे, लेकिन वो काम उस लेवल का कभी नहीं होगा जिस लेवल का उसको किया जा सकता है। अब एक बहुत सीधी सी बात, अगर मैं आपको कोई ऐसा टास्क दूं जो कि आपके इंटरेस्ट का हो, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई खुराफात करना पसंद है, मान लीजिए कि आपको टिकटॉक पे वीडियो बनाना बड़ा पसंद है, और मैं कहता हूं कि बेटा एक काम करिए, एक मस्त से टिकटॉक पे वीडियो बना, तो क्या होगा, आप उसको बहुत इंटरेस्ट से करेंगे, और बहुत इंटरेस्ट से करेंगे तो पॉसिबल है कि कुछ अमेजिंग निकल के आएगा, मतलब बेस्ट का भी बेस्ट निकल के आएगा, ये पॉसिबल है। और पता है क्यों हो पाया? ये सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि आप जिस काम को इंटरेस्ट से करते हैं वो काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। और एक किसी महापुरुष ने ये बात कही थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये पूरी लाइफ में हर बंदे के लिए लागू होती है, मेरे लिए भी लागू होती है, कि असफलता यह दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। आपने पूरे मन से कोशिश ही नहीं करी तो फिर आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? लेकिन अगर आपने पूरे मन से कोशिश करी है तो पक्की बात है आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। ठीक है? हाँ, कई बार क्या होता है, हमें सक्सेस थोड़ी जल्दी मिलती है, कई बार थोड़ी लेट मिलती है, लेकिन जो कोई बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है ना बेटा, उसका डेक्लेनेशन भी बहुत जल्दी होता है। लेकिन आप धीरे धीरे करके जब सफल होते चले जाते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस लेते चले जाते हैं, तो फिर लाइफ आपको इतने लेसन सिखा देती है कि आप उसके बाद नीचे कभी नहीं आते। इसलिए कभी ये मत सोचना कि अचानक से सक्सेसफुल हो जाए, नहीं। लाइफ में जितनी कठिन चीजें सामना करना है जिनका, उनको आप सामना करके चलेंगे तो आप जो सीखेंगे आप हमेशा विनर रहेंगे। तो जो अचानक से विनर बनता है वो अचानक से लूजर भी हो जाता है, लेकिन जब आपको विन कुछ प्रयासों के बाद मिलती है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखें, और इसी बात के साथ मैं आज के दिन की शुरुआत करना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा बेटा कि आप अगर ढंग से पूरी मेहनत करके थोड़ा इंटरेस्ट लेके अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप बेस्ट सीख पाएंगे। अब मैं जानता हूं कि मेरे सामने जितने बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं या जो मुझे बाद में देखेंगे, वो कितना सीखते हैं, वो पता है सिर्फ एक ही बात के ऊपर डिपेंड करता है। वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेके सीखना चाह रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट लेके सीखेंगे तो आप बेस्ट सीखेंगे, और अगर आप इंटरेस्ट लेके नहीं सीखेंगे तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। जैसे मैं आपको बताता हूं, दुनिया के जितने मैक्सिमम टीचर होते हैं ना, मैक्सिमम जो टीचर होते हैं, वो टीचर बनने के बाद एक बहुत बेकार स्टूडेंट हो जाते हैं। पता है कैसे? ये बड़ा सरप्राइजिंग है ना, कि दुनिया के जो बेस्ट टीचर्स होते हैं, जो मैक्सिमम टीचर्स होते हैं, वो एक बहुत बेकार स्टूडेंट हो जाते हैं, स्पेशली टीचर बनने के बाद। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि उनको बोलने की आदत होती है लेकिन सुनने की नहीं। और कोई अगर सामने बैठ के उनको समझा रहा हो ना कोई चीज, तो उनको समझ नहीं आती है। इसलिए कई बार टीचर्स की मीटिंग होती है तो कुछ टीचर सो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सुनने की आदत नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छा बोलने वाला होगा वो अच्छा सुनने वाला भी होगा। ये तो बातें हमेशा मैच नहीं करती। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं बेटा कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो जिस भी काम को करो इंटरेस्ट लेके करो। अब मैं सबको सेम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सबके नंबर बराबर नहीं आएंगे ना, कुछ के ज्यादा आएंगे कुछ के कम आएंगे। रीजन क्या रहा होगा? सोर्स ऑफ मटेरियल भी सेम है, टीचर भी सेम है, लेकिन नंबर सेम नहीं है। नंबर क्यों सेम नहीं है? क्योंकि किसी ने थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ा है और किसी ने कम, बस यही अंतर हुआ है। तो बस इंटरेस्ट लेके जो काम करोगे वो अच्छा होगा ही होगा, और अपने आप मन लग जाएगा उसके अंदर। ठीक है बेटा? तो चलिए अब बात करते हैं आज की क्लास में हमको क्या सीखना है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एरर एनालिसिस के ऊपर, और ये जो न्यूमेरिकल्स हम एरर एनालिसिस के ऊपर करने वाले हैं बेटा, दे आर सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करा दूंगा जो कि नॉर्मली डिफिकल्टी ऑर्डर में रहते हैं, और वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम जितने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन करते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कई बार क्या होता है, क्लास 11th में आने के बाद स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा होता है फिर भी उसके नंबर कम होते हैं। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि अगर आप एक ही टाइप के क्वेश्चन 20 कर लोगे ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर आप 20 वैरायटी के क्वेश्चन करोगे, अगर 20 भी नहीं हुए तो 20 क्वेश्चन में से अगर आपने 10 या 15 की डिफरेंट वैरायटी सेलेक्ट करी है तो आपका सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा है। तो इसलिए आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो उनमें से कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा नहीं है, थोड़े से डिफरेंस है, इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करने हैं। इस बात का ध्यान रखें, जब लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है मत करो, जब लगता है हाँ थोड़ा अलग पूछ रखा है तो उसे ट्राई करो। ये क्लास 11th की स्ट्रेटजी है। 10th में वैरायटीज बहुत सारी नहीं बनती, लेकिन 11th में बहुत सारी वैरायटीज बनती है न्यूमेरिकल की, इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करें।
डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन करें, और हमेशा शुरुआत इजी से करनी होती है। डिफिकल्ट क्वेश्चन जब हम शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कई बार कि डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मैं शुरू करूंगा तो शायद मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा, बहुत जल्दी जीनियस बन जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। हमेशा कोई डिफिकल्ट चीज बाद में ही की जाती है, और इजी से अगर हम शुरुआत करें तो हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि ध्यान रखो, मोटिवेट आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करेगा जो आपसे हो जाएगा, और जो आपसे नहीं होगा वो आपको डिमोटिवेट ही करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इजी से डिफिकल्ट की तरफ चलोगे तो मोटिवेट होके फील होगे, ठीक है। और ऐसा कोई नहीं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है बेटा जो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। और मैं आपको इस बात को गारंटी से कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा फिजिक्स टीचर नहीं हो सकता जो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कर देगा। ऐसा ही पूरी दुनिया में कोई मैथमेटिक्स टीचर नहीं हो सकता जो मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन कर देगा। पॉसिबल ही नहीं है। भले नोबेल प्राइज मिल गया हो, भले आपको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिल गया हो, आइंस्टाइन अपने फील्ड में जीनियस थे, लेकिन फिजिक्स के सारे फील्ड्स में जीनियस नहीं थे। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि सारी चीजों पर महारत करना मुश्किल काम है। तो बेटर ये होता है कि आप जिस काम को करें उसको बहुत ढंग से करें, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी चीज के साथ। मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। थोड़ा इजी रहेगा, उसके बाद हम धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। इफ द एरर्स इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब दे रखा है जिसके साइड और एरर, साइड और जो आपका क्या चीज है, मास, साइड और मास जो है उसका आपको कुछ परसेंटेज एरर दे रखा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास ऑफ क्यूब आर 3% एंड 4%, यानी कि साइड में जो एरर है वो 3% का है, और जो मास में एरर है वो है 4% का। 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अब सोचो, क्यूब का आपको साइड दे रखी है, एक साइड, ठीक है, और उसका मास आपको दे रखा है, और आपसे पूछा है डेंसिटी निकालनी है। तो आप मुझे बताइए कि डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो मेरे पास है, वॉल्यूम नहीं है, और वॉल्यूम अगर नहीं है तो अगर मेरे पास क्यूब की लेंथ पता है या साइड पता है तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, यानी कि साइड क्यूब, जिसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं एक और बार कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, तब आपको इसका सॉल्यूशन पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन था, इफ द एरर इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास ऑफ अ क्यूब आर 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए, ये इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन के अंदर मिल गई है, ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा। अच्छा, किस तरीके का एरर दिख रहा है, आगे परसेंटेज लिखा है तो इसका मतलब ये परसेंटेज एरर है। अब सुनो, हमारे पास डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, जो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल रो, या फिर डी से भी डिनोट कर सकते हो। डी से मैंने डेंसिटी को डिनोट कर दिया, मास को एम से डिनोट कर दिया, वॉल्यूम को वी से। अब जरा मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूं। m को तो मैं m लिख रहा हूं, लेकिन वॉल्यूम को लिख रहा हूं l क्यूब। l का मतलब पता है क्या है, साइड, लेंथ, ठीक है, ये l क्यूब आ गया। अब देखो, क्योंकि आपको परसेंटेज एरर दे रखा है, एक बात, और दूसरी बात, ये फॉर्मूला किस तरीके के ऊपर है। मैंने बोला था कि एरर इन एडिशन होता है, एरर इन सब्ट्रैक्शन होता है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन होता है, एरर इन डिवीजन होता है, और एरर इन एक्सपोनेंट्स होता है। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि एरर इन डिवीजन तो मुझे दिख ही रहा है, और साथ में एक्सपोनेंट भी। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, देखिए। अब मैं लिख सकता हूं therefore डेल्टा डी अपॉन डी प्लस माइनस इज इक्वल टू, इसको क्या लिख लूंगा मैं, डेल्टा एम अपॉन एम, बाहर ब्रैकेट के प्लस माइनस आएगा, अंदर क्या आएगा, प्लस एल की पावर 3, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है 3, और फिर डेल्टा एल अपॉन एल। मैंने आपको बताया था कि अगर ये न्यूमरेटर में भी होता, ऊपर भी होता ना एल क्यूब, तो भी यही लिखते एग्जैक्टली, और अगर डिनोमिनेटर में है तो भी यही लिखेंगे। एल की पावर 3 को आपको एल की पावर -3 बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि हम क्या निकाल रहे होते हैं, मैक्सिमम एरर, और उसमें आपको सिर्फ एडिशन करना होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि डेल्टा डी अपॉन डी, ये तो है रिलेटिव एरर, और अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, आप 100 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर
प्लस माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, क्योंकि आपसे भी परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ही पूछा है। तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 आ गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो क्या पता लगा, 100 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो 100 से दोनों में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है, अब बेटा बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये क्या है, ये हमारे पास है परसेंटेज एरर इन मास, और वो आपको दे रखा है मास में परसेंटेज एरर है 4%, तो मैं यहाँ पे 4% लिख दूंगा प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये था परसेंटेज एरर इन साइड, ठीक है, साइड में परसेंटेज एरर, और साइड था मेरे पास 3%, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3%। तो मेरे पास क्या आया फाइनली, प्लस माइनस 4% प्लस 9%, दैट इज प्लस माइनस 13%। बस ये आपका आंसर है। तो 13% इज द फाइनल आंसर, और ये बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ बेटा जैसे कि आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, कि आपको पता लग गया कि आपके पास डिवीजन का क्वेश्चन था, और पता है हमने वॉल्यूम को L क्यूब क्यों लिखा। अगर मुझे क्वेश्चन में ना साइड की जगह सीधा वॉल्यूम दे रखा होता कि वॉल्यूम का जो परसेंटेज एरर है वो 3% है, तो मैं इसको मास अपॉन वॉल्यूम की फॉर्म में ही छोड़ता, ठीक है। तब हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, तब मुझे एल क्यूब करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आपको साइड दे रखी है, तो इसका मतलब वॉल्यूम को आपको साइड की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और तब आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो दोनों बातें पता लग गई। वॉल्यूम होता तो क्या करते, अगर वॉल्यूम में परसेंटेज दे रखा होता तो सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम नहीं दे रखा, साइड दे रखा है, तो इसलिए साइड का आपको फॉर्मूला मतलब वॉल्यूम को साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं बहुत श्योर हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में भी जो आपने क्वेश्चन किए थे उसके बेस पर ही हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सेकंड वैरायटी क्या है हमारे पास। मैं धीरे धीरे करके ऑर्डर बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, तो इस वीडियो का जब रिपीटेशन आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तब आप उसको पॉज कर करके लिख सकते हैं, और प्लस सोल्यूशन आपको सामने दिख ही रहा है, तो सोल्यूशन भी आप साथ में नोट कर सकते हैं। तो ये आपका काम बाद का है, फिलहाल समझने का काम, लिखने का काम आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या दे रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इफ द परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर था, रेडियस, उसने परसेंटेज एरर आपको दे रखा है 2%। इफ द परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। रेडियस का परसेंटेज एरर आपके पास 2% है, तो आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना है, ये पूछा आपसे। अब देखो क्वेश्चन जो था वो सबसे कमाल की बात है, 2 लाइन का क्वेश्चन हुआ, लेकिन 2 लाइन के क्वेश्चन में भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट तब आता है जब आप इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किस तरीके से, तो सबसे पहले मुझे दे रखा है रेडियस परसेंट। रेडियस परसेंट का मतलब है कि मुझे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 दे रखा है 2%। रेडियस में परसेंटेज एरर जिसको 2% दे रखा है, उसको हम प्रैक्टिकली ऐसे लिखते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इंटू 2%। ये आपको रेडियस का परसेंटेज एरर दे रखा है, और पूछा क्या है, परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया। तो मैं पहले सरफेस एरिया सॉल्व कर रहा हूं, और उसी बेस पर वॉल्यूम आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और अगर आपको सरफेस एरिया ढंग से समझ में आ गया तो वॉल्यूम भी आप कर लेंगे। मैं लिखता हूं सरफेस एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखें मैं क्या लिख पाऊंगा, देयरफॉर परसेंटेज एरर, इस सरफेस एरिया को बेटा मैं एस साइन से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि मुझे सिंबल भी चाहिए इसके लिए। परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, उसको कैसे लिखेंगे बेटा, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन मैं क्या करता हूं, 100 तो मैं बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं इसका नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेता हूं कि नॉर्मली ये बनेगा कैसे।
एस का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब मैं इसको लिखूंगा एरर की फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा? अब सबसे पहला जो ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि यहां लिखा है 4 पाई। अब आपको लगता है इस 4 पाई का क्या करना है? 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू। 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी और पाई की वैल्यू 22.7। क्योंकि आप ना तो 4 को कैलकुलेट कर रहे हैं ना पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसमें एरर नहीं आ सकता। एरर किस में आता है? एरर उसमें आता है जो आप कैलकुलेट कर रहे होते हो, जो आप मेजर कर रहे होते हो। क्योंकि आप 4 पाई तो मेजर करोगे ही नहीं, 4 पाई 4 पाई इसको आप मेजर तो करोगे नहीं, इसलिए इसमें तो एरर आएगा नहीं। एरर किस में आ रहा है? सिर्फ रेडियस में। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है? प्लस माइनस। इसमें एरर है ही नहीं और जिसमें एरर नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, लिटरली छोड़ देते हैं। और हमारे पास आर स्क्वायर था, अब आर स्क्वायर एक्सपोनेंट वाला आ गया तो क्या करेंगे, आर की पावर 2 था तो 2 आगे आएगा और डेल्टा आर अपॉन आर। दोबारा से बता रहा हूं, एक्चुअली ये हुआ कि जो 4 पाई आर स्क्वायर था, इसमें जो 4 पाई वाला टर्म था वो हम लिखेंगे ही नहीं। अब क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज अ फिक्स वैल्यू एंड वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इट। जिस चीज को आप कैलकुलेट नहीं करते उसका एरर आएगा ही नहीं। अब मैं आपको बोलता हूं कि आपको रेडियस दे रखी है, सरफेस एरिया निकालना है आपको स्फीयर का, तो आप सिर्फ आर की जगह पुट कर दोगे ना। 4 पाई में कभी चेंज थोड़ा ना कर पाओगे, 4 पाई तो 4 पाई रहेगा। तो जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते, मेजर नहीं करते, जिसकी वैल्यू नहीं अलग से पुट कर रहे होते, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, उसमें एरर नहीं आ सकता। इसलिए आप जब एरर निकाल रहे होते हैं तो उस चीज को छोड़ देते हैं जिसमें एरर नहीं आएगा। ओके, तो 4 पाई को आपने छोड़ दिया, बचा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को लिखने का क्या तरीका है? पहले 2 लिख लेते हैं, फिर डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, अब क्योंकि मुझे निकालना है परसेंटेज एरर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं इनटू अगर 100 यहां कर दूं तो परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया आ गया, तो इधर भी इनटू 100 करना पड़ेगा। तो समझ में आया? सबसे पहला काम ये है कि आप इस सरफेस एरिया का पहले आप फॉर्मूला बना लें, फिर परसेंटेज एरर निकालना है तो इनटू 100 दोनों साइड करना है, सिंपल तरीका। अब डेल्टा एस अपॉन एस इनटू 100 प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस, हमें कुछ पता है इसके बारे में, डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100। ये क्या है? ये हमारे पास है परसेंटेज एरर इन व्हाट? परसेंटेज इन रेडियस, और वो आपको दे रखा है, देखो ये दे रखा है डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100 इक्वल टू 2%। तो मैं इस पूरे की जगह 2% लिख दूंगा, तो मेरे पास कितना आ गया? परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू प्लस माइनस 4%। खत्म, दिस इज आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत सिर्फ इस बात की हो जाती है, जो मैक्सिमम बच्चे जो गलत करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि इस 4 पाई का क्या करना है। और मैंने आपको बताया इस 4 पाई का कुछ करना ही नहीं है। सबसे कमाल की बात है, जिस चीज को हम सोच रहे होते हैं कि इसका क्या करना है, उसको कुछ करना ही नहीं है। तो जो चीज चेंज हो रही है बस उस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ये सरफेस एरिया का था, ठीक है। 2 मिनट 10-15 सेकंड और 10-15 सेकंड और लीजिए और एक बार इसको जरा नजर डाल लीजिए इसके ऊपर, फिर वॉल्यूम वाला आप ट्राई करेंगे। आप उसको ट्राई करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा लगभग 30 सेकंड्स के आसपास का, इतने में हो जाएगा। और फिर मैं उस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा और दोनों मैच करते हैं कि वो चीजें सही होती है। ठीक है, तो पहले इसको विजुअलाइज कर लीजिए और फिर सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इसका जो सेकंड पार्ट था, बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम वो कितना आएगा ये आपको निकालना है। और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है सॉलिड स्फीयर के लिए? वॉल्यूम का फॉर्मूला, सॉरी सिंपल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो ट्राई करिए बेटा। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। टाइमर मेरा अब स्टार्ट होता है। जस्ट 30 सेकंड्स स्टार्ट करते हैं, फिर मैं इसको करता हूं, मैच करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड आपको यूज करना है, सेम ही तरीके से करना है।
हाँ जी, ओवर ट्राई। चलिए कुछ तो पहुंचे आगे, अब देखते हैं आप सही तरीके से उसको कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल मैं सेम तरीके से करूंगा और मैं इसके अंदर सिर्फ करेक्शन कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से कितना सिमिलर है। देखिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, जो हमारा सेकंड पार्ट था, आपको निकालना था क्या, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर फॉर्मूला था हमारे पास V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस को अगर आपने स्मॉल r मान रखा है तो स्मॉल r क्यूब लिख लेंगे, रेडियस को अगर आपने कैपिटल R मान रखा है तो कैपिटल R मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया लिखा था मैंने, मैं जानबूझ के इसको रेड से लिख रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा दूं कि मैं सिर्फ कितना करेक्शन कर रहा हूं और चीजें हो जाएंगी। देखो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, सरफेस एरिया की जगह क्या आएगा, वॉल्यूम। तो जो चीजें सेम है वो ब्लू से लिखी रहेंगी और जो मैं चेंज कर रहा हूं वो रेड से। ओके, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम क्या आएगा, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस माइनस। अब देखो 4/3 पाई, ये पूरा जो पार्ट है इसमें तो आपको चेंज कर नहीं सकते, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो चेंज क्या होगा, सिर्फ r चेंज होगा। तो r में क्या था, r क्यूब था, तो मैं क्या करूंगा यहां पे लिख दूंगा 3। पहले r स्क्वायर था तो 2 आगे आ गया था डेल्टा r अपॉन r, अब क्या हो गया r क्यूब हो गया तो 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। तो अब इसकी पूरे की तो वैल्यू मुझे पता है, इस पूरे की वैल्यू 2% थी, बस अंतर क्या हुआ 3 की जगह हमारे 2 की जगह हमारे पास 3 आ गया, तो 3 2 जा हो गया 6%। और यहां पे क्या था, वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम था, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ओवर, खत्म हो गया क्वेश्चन, लॉलीपॉप, कुछ भी नहीं है। अगर सरफेस एरिया निकालना आता है तो वॉल्यूम निकालने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने जो स्क्वायर किया था जहां पे बस वहां क्यूब ही तो करना है, यानी कि आपको जो आपने 2 से मल्टीप्लाई करी थी पिछली बार परसेंटेज एरर ऑफ r में, यानी कि 2% में, उसको इस बार 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक बेटा, दोनों में डिफरेंस पता लग गया कि हमने क्या करेक्शन किया, यही बात है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने इसको रेड पेन से लिखा है या रेड मार्कर से लिखा है, यही दिखाने के लिए कि पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कितनी सिमिलरिटी है। जितना ब्लू पार्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल सेम है, और जितना रेड पार्ट है सिर्फ मैंने उसको चेंज किया। तो आप देखो उतनी ही लाइन के अंदर एक क्वेश्चन हो गया। क्लियर है बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूंगा एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की, और पता है वो जबरदस्त क्वेश्चन कैसे जबरदस्त है, वो इस हिसाब से जबरदस्त क्वेश्चन है कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनसीईआरटी और ये एग्जाम में खूब आता है। अगर किसी टीचर को एनसीईआरटी से क्वेश्चन देना है और एक अच्छा क्वेश्चन देना है, ठीक है, जैसा बच्चों को करना चाहिए, तो वो ऐसा क्वेश्चन जरूर देता है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन है। और वो कैसे डिमांडिंग है उसके पीछे रीजन बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट इजी भी है और कुछ पार्ट हायर ऑर्डर का भी है, प्लस वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक, देखिए ये आपको एनसीईआरटी मिलेगा सॉल्व्ड एग्जांपल में। जिनके पास एनसीईआरटी इट्स गुड, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे तो मैं जानता हूं आप इतने समझदार हैं कि अब तक आपने इसका बंदोबस्त कर लिया होगा। सीबीएसई आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ देती है फ्री में, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर ले, पेज बाय पेज आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, हर एक पेज मिल जाएगा एनसीईआरटी का सब सीक्वेंस के अंदर। तो जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो उसको पीडीएफ डाउनलोड कर ले मीन भाई। हालांकि आपको एनसीईआरटी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी नहीं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि जो मैं आपको चीजें करा रहा हूं उसको अगर आप ढंग से करते चले तो एनसीईआरटी होते हुए चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैं करा रहा हूं वही मेन चीजें करनी होती है, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एनसीईआरटी के अंदर ये सॉल्व्ड एग्जांपल है जो मैं अब पढ़ रहा हूं आपके पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और ये इसमें कमाल की बात ये है इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले लगने वाले हैं वो फॉर्मूले आप क्लास 10th में ही पढ़ के आए हैं, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और आपको अच्छी तरीके से फॉर्मूला याद होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में RS R1 + R2 होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R 1/R1 + 1/R2 होता है। याद आ रहा है ना, बिल्कुल वही यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, 2 रजिस्टर दे रखे हैं जिनके रेजिस्टेंस क्या क्या है। R1 की वैल्यू आपको दे रखी है 100 ±
100 प्लस माइनस 3 ओम। तो मीनिंग पता लगा आपको? मीनिंग क्या हुआ? 100 तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है और 3 जो है वो एरर है। ओके, और साथ में आपको R2 दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको? 200 प्लस माइनस 4 ओम, यानी कि 200 तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है और 4 ओम का इसके अंदर एरर आ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस with error limits for first part series combination and second part parallel combination. ये था R1 R2 आपको दो रेजिस्टेंसेस दे दिए और आपसे ये बोला है कि आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद एरर लिमिट्स इनका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही इजी है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वही इस क्वेश्चन को हायर ऑर्डर बनाता है और वो मैं आपको बता दूंगा वो कैसे होगा, डोंट वरी। तो हमें करना क्या है बच्चे, पहले मैं करता हूं इसका फर्स्ट पार्ट। इसके सॉल्यूशन पे अगर हम चले तो इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा हुआ है कि आपको निकालना है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा RS = R1 + R2। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। जानबूझ के मैं इसको RS लिख रहा हूं, आप इसको R भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, श्रद्धा है आपकी। अगर RS है तो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन R1 + R2, ये फॉर्मूला होता है। और मैंने कहा था कि जब भी आपको ऐसी वैल्यू दे रखी हो तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि आप उसको पेंसिल से या तो आपको याद रहे, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप भूलते हैं कि R1 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा R1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप उसको पेंसिल से मार्क कर लें स्टार्टिंग में। कैसे? ये मेरे पास है R1 और ये मेरे पास है डेल्टा R1, ठीक है। ये मेरे पास है R2 और ये मेरे पास है डेल्टा R2। इसको मार्क करना इसलिए जरूरी है या इसको याद रखना इसलिए जरूरी है। अगर आप मार्क नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मार्क मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए करने के लिए कह रहा हूं जो कंफ्यूज हो सकते हैं कि R1 क्या है, डेल्टा R1 क्या है, R2 क्या है, डेल्टा R2 क्या है। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो उसको आप मार्क कर लें। अब ये इसलिए जरूरी है ताकि मैं आगे कहीं न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करते हुए गलती ना करूं। तो R1 + R2, RS = R1 + R2 था, तो मैं R1 की वैल्यू क्या रखूंगा 100, R2 की वैल्यू क्या रखूंगा 200, तो आंसर आ गया 300 ओम। अब इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि अगर एरर नहीं होता, सिंपल R1 100 ओम, R2 200 ओम, तो आंसर फाइनली 300 आ जाता। लेकिन क्योंकि एरर है फॉर्मूले के अंदर, मतलब इसके जब न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर एरर है, तो एरर होने की वजह से ये होता है कि हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एरर के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, तो एरर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमने 5 वैरायटी पढ़ी है एरर के लिए, 5 वैरायटीज, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन, एरर इन एक्सपोनेंट्स, इनमें से कौन सी चीज इस फॉर्मूले के साथ मैच करती है? ये फॉर्मूला किस कैटेगरी के ऊपर है? R = R1 + R2, एरर इन सम, एडिशन, सिंपल एडिशन हो रहा है। और अगर सिंपल एडिशन हो रहा है तो मेरे पास एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस डेल्टा R = डेल्टा RS लिख देता हूं उसको, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा RS = प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। सिंपल। डेल्टा X = डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ये फॉर्मूला था। वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा R1 की जगह क्या लिखोगे? डेल्टा R1 है मेरे पास 3 और डेल्टा R2 कितना है 4, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया प्लस माइनस 7 ओम। अब मेरा आंसर क्या आ गया? देयरफॉर RS प्लस माइनस डेल्टा RS, सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट्स। ये तो हो गया मेन रेजिस्टेंस और ये हो गया एरर, और दोनों को के कंबाइंड आंसर कितना आ गया 300। ये तो RS की वैल्यू हो गई और डेल्टा RS की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 7। दिस इज द फाइनल आंसर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया।
फर्स्ट पार्ट में आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, और उसके बाद क्या किया, जो हमारे पास एरर निकालने का फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यू पुट करके आपने एरर निकाल दिया। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लिखने की, मेन जो इसका आंसर आता है प्लस एरर, प्लस माइनस एरर, तो आप इसको वैल्यू विद एरर लिमिट लिख लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन का कि आपने आर एस प्लस माइनस डेल्टा आर एस की वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई गेस कि इसमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी, सिंपल हमको सॉल्व करना था। अब मैं एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको बहुत ढंग से समझना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं इतना पार्ट इसका मिटा दूंगा क्योंकि इसके सॉल्यूशन में आपको थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। और तो देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। बहुत ढंग से समझना बेटा, बड़ा टेक्निकल है। फॉर्मूला होता है 1/rp = 1/r1 + 1/r2। देखो मैं rs और rp लिख लेता हूं, इससे क्या होता है बहुत क्लियर पता लग जाता है कि rs का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज और rp का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप कोई सा भी सिंबल ले सकते हो, लेकिन दोनों सिंबल को सेम नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आपने r = r1 + r2 भी लिख दिया और फिर आपने 1/r = 1/r1 + 1/r2 भी लिख दिया, क्योंकि इसमें एक बात का कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सिंबल दे रखा होगा नेट रेजिस्टेंस का वो भी r दे रखा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस का आपने जो सिंबल दे रखा होगा वो भी r, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए सिंबल अलग अलग लेने चाहिए नेट रेजिस्टेंस के। तो वहां मैंने rs माना था, यहां मैं rp मान लेता हूं। ओके, अब देखो, अब बेटा जरा वैल्यू पुट करते हैं। r1 की वैल्यू कितनी थी 100, r2 की वैल्यू कितनी है 200, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 200 आ जाएगा, तो कितना आ गया 2 + 1, यानी कि इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास rp कितना आता है, उल्टा करके कितना आएगा 200/2 + 1 3। पता लग रहा है, इसको जब मैंने उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 200/3 आ जाएगा। 200/3 को हम लिखते हैं 66.67 ओम। ये मेरे पास आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं, अभी तक तो हमने वैल्यू निकाली है, एरर थोड़ा सॉल्व किया है। अब सोचो कि एरर क्या, एरर का फॉर्मूला क्या है इस केस में। इस केस में एरर का फॉर्मूला बहुत अलग है। ये वो फॉर्मूला है जो आपने पांचों में से किसी भी केस में नहीं पढ़ा। देखो कितने कमाल की बात है। अब आपको लगेगा कि सर आपने पांचों केस बताया, तरीका बताया, लेकिन आप कह रहे हैं कि फॉर्मूला इनमें से किसी भी केस का नहीं है, तो ऐसा क्यों? अब सोचिए, फॉर्मूला वो लग रहा है जो मैंने आपको नहीं बताया डेरिवेशन में, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा और मैं ये बताऊंगा इस फॉर्मूले को डायरेक्ट करते कैसे हैं। हालांकि वो सिलेबस में नहीं है कि उसको डायरेक्ट कैसे करना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें एरर अगर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है नाउ ± डेल्टा rp अपॉन rp², ये एरर निकालने का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू ± डेल्टा r1 अपॉन r1² प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2²। अब आपको यह पता है कि अगर ये फॉर्मूला इस तरीके से होता तो आपको टेंशन नहीं थी। डेल्टा rp अपॉन rp, डेल्टा r1 अपॉन r1, डेल्टा r2 अपॉन r2, ये तो सिंपल डिवीजन वाला फॉर्मूला या मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला हो गया। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है कि यहां पर स्क्वायर लगाना है, और ऐसा उन सारे क्वेश्चनों में होगा जो इस फॉर्म में होंगे, 1/something = 1/something + 1/something। कोई और फॉर्मूला याद आ रहा है आपको ऐसा? मैं बताता हूं। एक फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u, मिरर फॉर्मूला, क्लास 10 में पढ़ के आए हैं। एक फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, लेंथ फॉर्मूला, वो भी इसी फॉर्म का है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको इस तरीके से उसका एरर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, आपके दिमाग में ये बात होगी कि सर ये स्क्वायर कैसे आ गए यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया बेटा कि ना तो ये प्योरली एडिशन का फॉर्मूला है, ना प्योरली डिवीजन, ना मल्टीप्लिकेशन, और ना आपके पास सब्ट्रैक्शन। अब कैसे, देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा आपको अभी कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ढंग से समझिएगा। अगर ये जो फॉर्मूला था ना, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आता है, इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो क्या आता है, 1/rp = एलसीएम आ जाएगा r1 r2 r1 + r2, ठीक है, ये आया। अब rp = रेसिप्रोकल करेंगे तो r1 r2 / r1 + r2 आएगा। अब जरा चेक करो
कि ये फॉर्मूला किस तरीके का हो गया। इस फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लीकेशन भी है R1 इंटू R2, एडिशन भी है R1 प्लस R2 और डिवीजन भी है। मतलब फॉर्मूले में एडिशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तीनों है। तो इसका मतलब ना तो सिर्फ एडिशन का फॉर्मूला लग सकता है, ना सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का, ना सिर्फ डिवीजन का। तो अब ये एक्चुअली कैसे आता है, इसको करने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं जिससे हम कुछ चीजों को सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो अभी आपको इस चैप्टर में इस बात का ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तो कभी नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि जब भी आपका फॉर्मूला इस फॉर्म में होगा 1 अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग, या प्लस की जगह माइनस भी आ जाए, तो ये इसके एरर का फॉर्मूला होगा हमेशा। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा आज की क्लास के बाद, कुछ क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए दूंगा, वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। और जो लोग लगता है कि मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बेटा वो मेरे नंबर पे मुझे जरूर मैसेज भेजें। मैं उनको ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा, सिमिलर क्वेश्चन, जिससे आपको पता लग जाए कि ऐसे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और ये ध्यान रखिए ये क्वेश्चन थोड़े हायर ऑर्डर के होते हैं, अगर आपने इसके प्रैक्टिस नहीं करी एग्जाम से पहले तो एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। बच्चे नहीं कर पाते इसको एग्जाम में डायरेक्ट, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या करना है। वो जो फॉर्मूला लगा रहे होते हैं वो फॉर्मूला यूज में नहीं आता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको पहले सॉल्व करना सीख लें, फिर इसका तो मैं आपको बता ही दूंगा फ्यूचर में कि ये किस तरीके से डराइव होकर आता है। प्लस माइनस डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर। क्या हमारे पास आरपी है, ये लिखा है आरपी 200 अपॉन 3 और 66.67। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 200 अपॉन 3 वैल्यू दिख रही है आपको और 66.67 भी दिख रहा है, लेकिन जब भी आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी हो, कभी किसी वैल्यू को पुट करके जो डेसिमल में आ रखी है उसकी अगर फर्दर कैलकुलेशन करनी हो, तो कभी डेसिमल वाली वैल्यू पुट मत करो, क्योंकि आप जब भी डेसिमल वाली वैल्यू पुट करोगे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इसको यूज ना करके मैं 200 अपॉन 3 यूज करूंगा, उससे एक्यूरेसी भी ज्यादा आएगी और कैलकुलेशन इजी भी होगी। अब देखिए कैसे, आरपी की जगह मैं लिखूंगा 200 अपॉन 3, तो नीचे आ गया 200 अपॉन 3 और स्क्वायर था तो होल स्क्वायर भी आ गया। सॉल्यूशन बहुत ढंग से समझते रहिएगा, बिल्कुल चिल कौवों की निगाहों से देखना है। प्लस माइनस डेल्टा R1, क्या डेल्टा R1 मेरे पास है बिल्कुल। डेल्टा R1 की वैल्यू 3 थी तो मैं 3 रख देता हूं। R1 स्क्वायर, R1 मेरे पास 100 था तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डेल्टा R2, डेल्टा R2 क्या है मेरे पास 4 है, अपॉन R2 का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर। ओके, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको मिटा सकता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना मुझे अब यहां तक की जरूरत है, बस मुझे आरपी की जरूरत पड़ेगी एंड में, उस वैल्यू को मैं छोड़ देता हूं 200 अपॉन 3 ये वैल्यू थी। चलिए अब देखते हैं आगे सॉल्व कैसे करना है। तो मैं इसको लिखता हूं प्लस माइनस। अब देखो 200 का स्क्वायर जो होता है, 200 का स्क्वायर वो क्या होता है, हाँ 200 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 200 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और डबल जीरो का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको लिखूंगा और नीचे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा तो ये फाइनली बनेगा 9 अपॉन ये 40,000। 200 का स्क्वायर होता है आपके पास 40,000 और साथ में क्या था ऊपर डेल्टा आरपी इज इक्वल टू, फिर क्या है यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस। इसको सॉल्व करते हैं 3 अपॉन, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, सोचते हैं कि इसको डिवाइड कर दें डेसिमल में निकाल लें, कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूं कैसे करना है। 100 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 10,000 प्लस 4 अपॉन 200 का स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना 40,000। तो अब सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, बहुत इजी तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन है। इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो कितना आ गया बेटा 40,000। ओके, तो यहां कितना आएगा 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, ये आया। तो सॉल्व करके मैं इवन लिख देता हूं यहीं पे, मेरे पास सॉल्व करके आ गया प्लस माइनस 40,000, तो ये रहा। ऊपर कितना है 12 प्लस 4 16। अब देखो बच्चे, यहां भी डिनोमिनेटर में 40,000 है और यहां भी डिनोमिनेटर में 40,000 है, ये टर्म गया। अब क्या बच गया, अब मेरे पास बचता है ये प्लस माइनस डेल्टा आरपी इज इक्वल टू
प्लस माइनस, उधर से 16 बचा था और इधर 9 था। देखो ये 9 था मेरे पास, यहाँ 9 डेल्टा आरपी और उधर बचा है सिर्फ 16। तो मैं इस 9 को जब नीचे ले जाऊंगा तो ये 9 यहां से हट के यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब है डेल्टा आरपी की वैल्यू आ गई ये। उस डेल्टा आरपी को आप सॉल्व करेंगे 2.8 के आसपास आपके पास आंसर आ जाएगा। 2.8 प्लस माइनस 2.8 डेसिमल में, ठीक है, किसमें? ओम में। एरर भी ओम में आएगा। अब मुझे फाइनल आंसर लिखना है। अब फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर किस फॉर्म में लिखते हैं हम? Therefore, value of resistance with error limits, error limits के साथ वैल्यू क्या आती है? तो वो मेरे पास आता है RP प्लस माइनस डेल्टा RP इज इक्वल टू, RP की वैल्यू निकाली थी आपने 200/3, जिसको हमने सॉल्व करके लिखा था 66.67। यहां पे ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा आरपी की वैल्यू आपने ये निकाली है 2.8, पूरे का बाहर ओम। दिस इज द फाइनल आंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपको ये पता लग गया होगा कि अगर आपने इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला नहीं जाना, कौन सा? डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर प्लस माइनस राइट साइड में डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा इस तरीके का तो आपको सपने भी नहीं आने वाले कि फॉर्मूला ये लगेगा। इसीलिए ये थोड़ा हायर ऑर्डर का बन जाता है, क्योंकि ना इसमें प्योरली मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लग रहा होता है, ना प्योरली डिवीजन का, ना एडिशन का, ना सब्ट्रैक्शन का, एक नया फॉर्मूला लग रहा होता है। तो जो भी क्वेश्चन उस फॉर्म में होगा उसमें फॉर्मूला वैसे ही लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपके पास भेज दूंगा। जो बच्चे मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दे कैन आस्क मी फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ सेम टाइप, ठीक है। और मैं अपना नंबर लिख देता हूं, जिनके पास नहीं है, इट्स 9716958228 एंड माई सेल्फ अनिल कुमार शर्मा। अनिल कुमार शर्मा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत मजेदार बात है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट पढ़ेंगे, जिसमें बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास वहां पे, फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, और ये बहुत सारी चीजें, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपका एरर एनालिसिस का सेगमेंट खत्म हो गया, लेकिन सेगमेंट खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उसके सारे क्वेश्चन आ गए। जैसे ही हमारे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं कुछ क्लासेस लूंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। अपने साथ वालों का बहुत ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। और मैंने कहा कि खुश रह के पढ़ेंगे तो बेटर सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। चीजों को बर्डन लेके चलेंगे तो बेटा अल्टीमेटली काम करना ही है, तो बर्डन लेने का फायदा क्या है? इंटरेस्ट से सीखो, ठीक है बेटा। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।